Okay, so in this session we will start with the SQL injection manual attack. तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल मैप क्या होता है, एसक्यूएल डेटाबेस है, लाइक पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। डेटाबेस क्या होता है, रिलेशन डेटाबेस, नॉन रिलेशन डेटाबेस, एसक्यूएल का क्या पर्पस होता है, क्रूड ऑपरेशन क्या होता है, और एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, और एसक्यूएल अप्लाई करने के टू वेज होते हैं विच इज ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक देख ही लिया था कल, आज हम देखेंगे मैनुअल। ऑटोमेटिक कितना इंपॉर्टेंट और कितना रिलायबल है, मैनुअल कितना इंपॉर्टेंट और कितना रिलायबल है, वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एक टाइप का अटैक होता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अटैक अप्लाई कर रहे हैं। ये एक टाइप का अटैक है जिसमें आप जो डेटाबेस है वेबसाइट का वो डंप कर रहे हैं। यही होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। सो लेट्स से आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या पर्पस होगा, कुछ परचेज करना है, फिर कुछ सेल करना। सो लेट्स से आप कुछ परचेज कर रहे हैं वहां से, ई कॉमर्स की वेबसाइट से। तो आप कुछ अपनी डिटेल्स पुट करेंगे, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, पेमेंट की डिटेल्स, और भी बहुत सारी डिटेल्स आप एंटर करेंगे। तो उस केस में जब आप डिटेल्स को एंटर करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी डिटेल्स है वो डेटाबेस में स्टोर हो रही है। अब आप एक एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे टाइप का अटैक अप्लाई करें जिसमें जो डेटाबेस, आप जो डेटा है वो फेच कर रहे हैं इलीगली या फिर विदाउट परमिशन। तो वही होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। मीन्स डेटाबेस को डंप करना या फिर डेटाबेस में सिर्फ डेटा लाइक विदाउट परमिशन और विदाउट ऑथराइजेशन फेच करना। दैट इज नोन एज एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो कल हमने देखा था मैनुअली कैसे अप्लाई करना है, आज हम देखेंगे कल हमने देखा था ऑटोमेटिकली कैसे अप्लाई करना है एसक्यूएल मैप की हेल्प से, लाइक टूल की हेल्प से। और आज हम देखेंगे मैनुअल कैसे अप्लाई करना है। सो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को अप्लाई करने के लिए आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। ओके, एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है जो यूज होती है डेटाबेस में से डेटा फैच करने के लिए। आप फैच कर सकते हैं, आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑपरेशंस। ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये सब हमने कल डिस्कस कर ही लिया। सो आज का टॉपिक है, हम लाइक एक लाइव वेबसाइट पर ही ट्राई करेंगे, कोई लैब सॉल्व नहीं करेंगे, लाइव वेबसाइट पर ही देखेंगे पहली बात। सेकेंडली, अब स्टेप क्या है मैनुअल के। सो स्टेप नंबर 1, पहले तो आपको ये चेक करना है कि वेबसाइट वल्नरेबल है भी या नहीं है। सो चेक इफ द वेबसाइट इज वल्नरेबल और नॉट। ओके, आपको चेक करना है कि वेबसाइट वल्नरेबल है भी या नहीं है। चेक इफ द वेबसाइट इज वल्नरेबल और नॉट। तो वो कैसे चेक करेंगे, हम एरर जनरेट कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट है जिसपे हम टेस्टिंग करेंगे, तो वो ये है वेबसाइट विच इज दिस वन। इसका यूआरएल मैं शेयर कर दूंगी, सिद्धार्थ ग्रुप डॉट सी। तो बेसिकली ये वेबसाइट है जो वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो आपका यूआरएल है आपको उसका नोटिस करना है। यूआरएल क्या है, सिद्धार्थ ग्रुप डॉट सीओ डॉट इन फीडबैक हाइफन ऑल डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल 44। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई पैरामीटर दे रखा है आईडी इक्वल 44। तो इस पैरामीटर 44 के बाद मैंने कोटेशन पुट किया, सिंपल। ओके, कोटेशन पुट किया और मैंने किया एंड। सो देखिए, कोटेशन पुट करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर माई एसक्यूएल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज नियर दिस वन। सो बेसिकली जब आपने कोटेशन पुट किया तो एरर जनरेट हो रहा है। तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था, ये कैसे पता लगेगा कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। तो वेबसाइट वल्नरेबल होगी तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, या तो एरर आ सकता है, या फिर जो वेबसाइट का कंटेंट है वही डिसअपियर हो जाएगा, लाइक जो इमेजेस है या कोई कुछ भी है वो डिसअपियर हो जाएगा। थर्ड, जो आपकी वेबसाइट है उसका जो लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन 3 फैक्टर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेबसाइट वल्नरेबल है
एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू या नहीं। और भी बहुत सारे वेज होते हैं बट वो एडवांस है, वो हाई कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए जो आपने कोटेशन पुट किया मतलब कि हमने एरर ट्रिगर किया। अब एरर ट्रिगर क्यों किया, ये क्या हो रहा है, तो ये हम सबने कल ही डिस्कस के लिए कर लिया था कि बैकएंड पे क्या चल रहा है। ओके, लाइक बैकग्राउंड में कि कैसे वर्क कर रहा है। कोटेशन पुट करने के बाद हमें एरर क्यों मिल रहा है, और इससे में ये क्यों पता चला ये एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है, तो ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो चेक इफ द वेबसाइट इज वल्नरेबल और नॉट। तो एरर आ गया। ओके, सिंपली जो आपने कोटेशन पुट किया तो हमारे पास एक एरर आ गया, विच मीन्स वेबसाइट वल्नरेबल है। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, सेकंड स्टेप है, आपको चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ओके, सो फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आपका सेकंड स्टेप रहेगा फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक क्यूरी होती है ऑर्डर बाई की हेल्प से। ओके, तो आपको क्या करना है, अब चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये आपका यूआरएल है, ID 44 के बाद आपको पुट करना है ऑर्डर बाय 1 और कमेंट यूज करना है। ओके, एंटर। अब देखिए ऑर्डर बाय जो मैंने 1 पुट किया तो कुछ भी नहीं हुआ वेब पेज में। ओके, वेब पेज एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ वेब पेज में। ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो देखिए वेब पेज में कुछ भी नहीं हुआ जब मैंने ऑर्डर बाय 1 लिखा। तो ये जो ऑर्डर बाई क्या हमारा पेलोड है। ओके, मैंने 1 लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको करती हूँ 3। अब मैंने 3 पुट किया फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको करती हूँ 4 या फिर लेट्स से 5। 5 किया मैंने फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने इसको किया 6। देखिए 6 पे हमें एक एरर आया। एरर क्या है, अननोन कॉलम 6 इन ऑर्डर क्लॉज। तो ये भी एक एरर है। तो एरर क्या मिला हमें कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं? वो 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्यों, कैसे पता लगा मुझे 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि जब मैंने 6 पुट किया, ये मैं कॉलम की चेकिंग कर रही हूँ। तो जब मैंने 6 पुट किया तो हमें एरर आ गया कि अननोन कॉलम 6, मतलब कि कोई कॉलम 6 है ही नहीं। तो इसका मतलब कितने कॉलम्स हो गए, 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है, क्योंकि जब मैंने 5 पुट किया यहाँ पर तो 5 पर कोई एरर नहीं आया। 5 पर जो वेब पेज है वो एज इट इज लोड हो गया, इसका मतलब 5 कॉलम्स तो है। बट जब मैंने इसको 6 किया तो मतलब कि 6 कॉलम, मतलब 6 वाला कॉलम है ही नहीं, मतलब 5 से ज्यादा कॉलम है ही नहीं। अननोन कॉलम 6। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 6 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके, तो ऑर्डर बाय की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये हो गया सेकेंड आपका स्टेप कंप्लीट। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। थर्ड आपको फाइंड करना है कि इनमें से, सॉरी 5 कॉलम्स, हाँ, लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट है उसमें आता है कि अननोन कॉलम 8, तो इसका मतलब कितने कॉलम्स हो गए, 7 कॉलम्स हो गए। अगर आता है 7 कॉलम्स तो कितने कॉलम्स हो गए, 6 कॉलम्स हो गए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे में कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है। देन हमारा स्टेप नंबर 3। अब जो 5 कॉलम्स आपने फाइंड किए हैं उसमें से आपको चेक करना है कौन सा कॉलम वल्नरेबल है। सो फाइंड विच कॉलम इज वल्नरेबल। अब 5 कॉलम से ऐसा तो हो नहीं सकता कि पांचों कॉलम वल्नरेबल होगी, और हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि जो 5 कॉलम्स दे रखे वो 5 ही वल्नरेबल हो। और ऐसा हो सकता है 5 में से 3 कॉलम वल्नरेबल हो, 5 में से 2 कॉलम वल्नरेबल हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी के लिए हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा कॉलम वल्नरेबल है। अब हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये क्यों फाइंड कर रहे हैं कि कॉलम वल्नरेबल है या नहीं है, क्योंकि उन्हीं कॉलम में से आप अटैक अप्लाई करेंगे, उन्हीं कॉलम पर आप अटैक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज, मतलब कि ये स्टेप हम क्यों कैरी ऑन कर रहे हैं, बिकॉज टू अप्लाई द अटैक, or we can say payload, malicious payload on that particular column which is vulnerable. ओके, सो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या था, हमने फाइंड किया विच कॉलम इज वल्नरेबल। और क्यों हम फाइंड करें, क्योंकि जो हम अटैक अप्लाई करेंगे उसी कॉलम पे करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करना है, तो आपको उसके लिए पुट करना है ऑर्डर बाय, सारे कॉलम्स के नेम आपको पुट करने हैं, मतलब कि जो भी सारे कॉलम्स के नंबर है
वो आपको पुट करने हैं। और किसकी हेल्प से? यूनियन की हेल्प से। तो ऑर्डर वाई को रिमूव करना है सिंपल आपको, और इसकी प्लेस पे पुट करना है यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5। ओके, एंड दिस वन, so which is union select 1 2 3 4 5 and hyphen hyphen enter। अब देखिए जब मैंने पुट किया एरर आ गया, तो आई गेस ये रिमूव करना है, इसकी कोई नीड नहीं है। ये थोड़े बहुत सिंटेक्स के, अच्छा मैंने डॉट का यूज किया है। एक्चुअली डॉट नहीं आएगा, कॉमा आएगा। कॉमा मैंने पुट नहीं किया, तो यूनियन सेलेक्ट 1 कॉमा सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, अब देखिए कुछ भी नहीं हुआ वेब पेज में, बट कुछ तो हुआ है। देखिए वेब पेज आपको दिख रहा है। अब वेब पेज पे आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं। ये थोड़ा छोटा करती हूँ इसको। देखिए ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं 3 5 2। तो ये जो नंबर्स है ये कहाँ से आ गए बीच में? मतलब वेब, अगर मैं इसको रिमूव करूँ क्यूरी, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं वेब पेज को लोड करूंगी, तो देखिए कोई नंबर्स आपको दिखेंगे नहीं। अभी रिफ्रेश हो वेब पेज, अब देखिए कोई नंबर नहीं है। ओके, वेब पेज एज इट इज लोड हो रहा है। जब मैंने क्यूरी के आगे ये पुट किया अपना पेलोड, तो देखिए ये नंबर्स पता नहीं कहाँ से डिस अपीयर हो गए, विच इज 3 5 2। इसका मतलब ये जो तीनों कॉलम है ये वल्नरेबल है। तो आपको कैसे पता लगा? आपने क्या किया? यूनियन सेलेक्ट का यूज किया। ओके, पहले आपने क्या किया? आपने यूज किया यहाँ पर ऑर्डर वाई, ऑर्डर वाई 5। इससे आपको क्या पता चला कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर नीचे आपने क्या पुट किया? आपने यूनियन सेलेक्ट का यूज किया। अब यूनियन क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है, वाई क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब आपको एसक्यूएल में सीखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड दिस वन। तो इससे क्या हुआ? हमने चेक किया कि इनमें से कितने कॉलम्स वल्नरेबल है। जो भी कॉलम वल्नरेबल होगा वो लाइक डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 3 5 2 कॉलम, ये तीनों कॉलम वल्नरेबल है। एक ये आ गया 3, एक आ गया 5, ये आगे 2। सो 5 में से 3 कॉलम्स वल्नरेबल है। कौन कौन से कॉलम्स वल्नरेबल है हमारे? कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 2। ये तीनों वल्नरेबल है। अब इन तीनों में से आप किसी एक में अटैक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों में ही कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप 3 में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, उस पर अटैक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? सो पहला स्टेप हो गया चेक करना कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। सेकंड स्टेप हो गया कॉलम्स फाइंड करना। थर्ड स्टेप हो गया कॉलम्स, कौन सा कॉलम वल्नरेबल है वो फाइंड करना। फोर्थ हो गया फाइंड नेम्स ऑफ योर ऑफ द। अब क्या करना है? फोर्थ स्टेप, आपको जो कॉलम्स के नेम्स है वो फाइंड करने हैं। ओके, सॉरी, पहले आपको टेबल के नेम फाइंड, जब हमें कॉलम्स के नेम लेके, तो आपको क्या फाइंड करना है? पहले टेबल्स के नेम फाइंड करने, क्योंकि जो हमारी हायरार्की है वो कैसे चल रही है? पहले आपका डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर आपकी टेबल्स है, टेबल्स के अंदर आपके कॉलम्स है, या फिर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसी को हम टेबल्स कह रहे हैं। और कॉलम्स के अंदर आपका रियल डेटा है। तो यही हायरार्की आपको फॉलो करनी है। मतलब कि पहले टेबल के नेम फाइंड करने, फिर कॉलम्स के नेम फाइंड करने। कॉलम्स के नेम्स के अंदर आपको जो डेटा होगा वो फेच करना है। लेट्स से डेटाबेस का नेम हो गया यूजर्स। ओके, या फिर डेटाबेस का नेम हो गया लेट्स से शूज। कुछ भी हो सकता है डेटाबेस का नेम। टेबल का नेम हो गया यूजर्स। ओके, यूजर्स। कॉलम का नेम क्या हो गया? यूजर नेम और पासवर्ड। और फिर रियल डेटा में क्या क्या? आपका यूजर नेम लेट्स से एडमिन, और पासवर्ड आ गया 1 2 3 4 5, या जो भी पासवर्ड हो। तो ये होगा आपका हायरार्की। तो इसी को आपको फॉलो करनी है हैक करने के लिए। तो अब आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ नेम ऑफ द टेबल्स। तो उसके लिए आपको एक बहुत लंबी क्यूरी रन करनी पड़ेगी, तो वो मैं रन करती हूँ। अब देखिए इसको हम रिमूव करते हैं, और और पेस्ट। तो ये आपकी क्यूरी है, यूनियन सेलेक्ट 1 2
ग्रुप कॉन्केट टेबल अंडरस्कोर नेम 45 फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल कंस्ट्रेंट्स। सो मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। लाइक टेबल के नेम कैसे निकलेंगे इसकी हेल्प से। ये क्यूरी है आपकी, मतलब कि ये पेलोड है आपका। इसमें क्या हो रहा है, आप यूनियन का यूज कर रहे हैं। यूनियन सेलेक्ट 1 2 1 2 एंड देन वी हैव ग्रुप कॉन्केट। ग्रुप कॉन्केट, अब देखिए ये जो मैंने 1 2 लिखा है तो कॉलम के नेम आ गए, नंबर आ गए। 3 की प्लेस में मैंने ये 3 नहीं लिखा, 3 की प्लेस में मैंने ये क्यूरी लिखी है, ग्रुप कॉन्केट। इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता चला, 3 5 2 ये तीनों जो कॉलम्स है वल्नरेबल है, राइट। तो इनमें से आप किसी भी कॉलम को उठाकर अटैक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 3 को उठाकर अटैक अप्लाई किया है। तो 3 की प्लेस में मैंने क्या पुट किया, ग्रुप कॉन्केट टेबल अंडरस्कोर नेम। तो जो टेबल के नेम होंगे वो 3 की प्लेस पे प्रिंट हो जाएंगे। 4 5 एज इट इज आ गया, क्योंकि इन तीनों कॉलम्स पे आप एक साथ अटैक अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, ये आपकी वो होती है, इंफॉर्मेशन स्कीमा का डेटाबेस होता है। इसमें से आप टेबल फैच कर रहे हैं। ओके, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन स्कीमा से नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन स्कीमा की से जो अपोजिट डेटाबेस है उसमें फैच करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कीमा हमारे कोई काम का नहीं है। तो जो इसका अपोजिट डेटाबेस है उसमें आपका रियल डेटा हो सकता है। ठीक है, इसको मैं रन करके पहले दिखाती हूँ कि कैसा हमारा आउटपुट आएगा। तो इसको हम करते हैं एंटर। अब देखिए, नीचे जो 3 5 2 आ रहा था, 3 की प्लेस पे आपको देखिए कुछ दिख रहा है, ये सारी चीजें। 3 की प्लेस पे क्या है, आपको टेबल्स के नेम दिख रहे हैं। और 5 तो एज इट इज आ गया और 2 एज इट इज आ गया। क्यों, देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। देखिए 5 आ गया एज इट इज, 2 आ गया, क्योंकि 5 और 2 की प्लेस पे आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। 3 की प्लेस पे हमने टेबल्स के नेम अप्लाई करे हैं। और आप देख सकते हैं टेबल्स के नेम, ये सारे टेबल्स के नेम, अचीवमेंट है, एडमिन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है टेबल, क्योंकि इसमें यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है। एलुमिनी है, एलुमिनी रजिस्ट्रेशन है, कैटेगरी है, डाउनलोड है। तो ये सारे टेबल्स के नेम है, और भी बहुत सारी ये सारे टेबल्स है इस वेबसाइट के अंदर। ऑनलाइन है, प्लेसमेंट है, ये कोई कॉलेज की वेबसाइट है इसलिए। रजिस्ट्रेशन है, रिसर्च है, सेमिनार है। अब देखिए यूजर्स की टेबल भी आपको मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। इसमें यूजर के यूजर नेम पासवर्ड हो सकते हैं, और भी बहुत सारी कॉलम्स, प्रिविलेजेस हैं, ये सारे टेबल्स के नेम। ओके, जो हमें फैच हुए हैं। और देखिए 5 और 2 की प्लेस पे तो आपको एज इट इज दिख गया 5 और 2। अब सेम काम आप 5 और 2 की प्लेस पे कर सकते हैं, मतलब कि जो 3 की प्लेस पे हमने ये पेलोड पुट किया है, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको रिमूव करिए, 3 लिखिए। अब ये काम आप 5 की प्लेस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 वाला कॉलम भी तो वल्नरेबल है। 3 5 2 में से 3 कॉलम वल्नरेबल, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं एंड अप्लाई करते हैं यूनियन। अब जो काम 3 की प्लेस पे हो रहा था, अब देखिए वो काम 5 की प्लेस पे हो रहा है, बस थोड़ा सा छोटा है 5, क्योंकि उसका जो फॉन्ट है वो छोटा है। अब देखिए 3 आ गया, अब 5 आना था यहाँ पे, 5 की प्लेस पे ये टेबल्स के नेम आ रहे हैं। और 2 तो एज इट इज आ गया। अब यही काम आप 2 की प्लेस पे भी कर सकते हैं। सिंपल है, क्या करना है, इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आपको 5 पुट करना, और 2 की प्लेस पे 2 को रिमूव करना, और जो पेलोड है वो पुट करना है। अब ये 2 की प्लेस पे भी आ जाएगा। ओके, तो इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड, स्पेस आएगा यहाँ पे। सिंटेक्स का आपको बहुत याद ध्यान रखना है यहाँ पे, वरना फिर सिंटेक्स एरर आ जाएगा, मतलब की जो क्यूरी है वो वर्क नहीं करेगी। अब देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 2 की प्लेस पे क्या आ गया, टेबल आ गई। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 5 इन तीनों में से कोई भी कॉलम का आप यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, 3 मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि 3 का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, और बाकी सब इनके जो फॉन्ट है वो थोड़े से छोटे हैं, तो मैं 3 को ही यूज करूंगी। ओके, तो हम लोग किसको यूज करें, 3 को ही मैं कंटिन्यू करूंगी। तो इसको कॉपी करते हैं फिर से, 3 की प्लेस पे मैंने पुट किया है इस बार, और इसको पेस्ट कर दी। अब 3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमारे टेबल्स के नेम आ जाएंगे जो पहले आ रहे थे, 3 5 2। ओके, तो ये हो गया आपके टेबल्स के नेम। अब आ गए आपके टेबल्स के नेम। अब इसमें से कौन सी टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो एडमिन इंपॉर्टेंट है और यूजर्स की टेबल इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी कोई ना कोई होगी, हो सकता है कोई पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि सब अचीवमेंट है, एल्यूमिनी है, इसका हम क्या ही करेंगे। तो जो एडमिन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एडमिन का डेटा फैच करवाते हैं अब।
सो अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? स्टेप नंबर 5, विच इज फाइंड द कॉलम नेम्स। आपको क्या फाइंड करना है? कॉलम्स के नेम फाइंड करने हैं। ओके, अब कॉलम्स के नेम की फाइंड करने हैं, मतलब कि टेबल का नेम क्या हो गया? टेबल का नेम होगा एडमिन। अब टेबल्स के अंदर जो वो होगा, लाइक कॉलम्स होंगे, वो यूजर नेम पासवर्ड हो सकता, लाइक आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड हो सकते हैं। तो वो आपको फैच करने हैं, राइट? तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? कॉलम्स के नेम्स। तो पहले वो ही फेच करना है आपको, क्योंकि कॉलम्स के नेम कुछ भी हो सकते हैं किसी भी उसमें, डेटाबेस में। हो सकता है यूजर नेम यूजर हो, पासवर्ड पास हो, मतलब कि कैसे लिखा हो वो मैटर करता है। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस वन। ओके, सो ये है यूनियन सेलेक्ट वन टू, और थर्ड की प्लेस पे कॉलम नेम आ गए। ओके, थ्री की प्लेस पे कॉलम के नेम आ गए, विच इज ग्रुप कॉन्टेक्ट कॉलम। देन वी हैव फोर फाइव, फोर फाइव एज इट इज आ गए। फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन डॉट कॉलम्स, कॉलम्स फैच करवा रहे हैं इसलिए डॉट कॉलम्स। वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल, अब टेबल का नेम आएगा, कौन सी टेबल का नेम है हमारे लिए? एडमिन। तो अब एडमिन पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, एडमिन मतलब कि ये वाली हमारी टेबल है जिसमें से हम डेटा फैच करवा रहे हैं। ओके, तो ये काफी सिंपल है, हमने एडमिन पुट किया और इसको करना है कॉपी। अब इससे क्या होगा कि जो कॉलम्स के नेम है वो आ जाएंगे। तो सिंपल है, इसको आपको रिमूव करना है एंड पेस्ट। आई थिंक सिंटेक्स नहीं। ओके, अब देखिए आपका आगे आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये जो थ्री कॉलम्स है ये आपके एडमिन की टेबल के अंदर है, राइट? मतलब कि ये जो थ्री कॉलम्स है आपकी एडमिन की टेबल्स के अंदर है, यूजर नेम है और पासवर्ड है। अब आपको कॉलम्स के नेम पता चल गए, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये यूजर नेम की प्लेस पे यूजर एन हो सकता है, पासवर्ड की प्लेस पे पास हो सकता है, सिंपल। तो आपको कॉलम्स का यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कॉलम के नेम है इन्हीं को आपको यूज करना है। लाइक सेम इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए, लोअर केस में तो लोअर केस में हो, अपर केस में तो अपर केस में होना चाहिए। तो आपको उसका ध्यान रखना है। ओके, आपको क्या करना है? कॉलम्स के नेम क्या क्या है आपके पास? आईडी है, आईडी किसी काम का नहीं है, तो यूजर नेम आ गया हमारे लिए। ओके, ये हमारे काम का है, और पासवर्ड आ गया हमारे लिए, पासवर्ड भी हमारे काम का है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6 और फाइनल स्टेप क्या रहेगा आपका? अब यूजर नेम, टेबल का नेम पता है, यूजर नेम, पासवर्ड, कॉलम का नेम पता है, अब उसमें जो डेटा है वो फैच कर सकते हैं, विच इज फैच द एक्चुअल डेटा। फैच द एक्चुअल डेटा। अब एक्चुअल डेटा में क्या क्या होगा आपके? यूजर नेम, पासवर्ड हो सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिंपल, इसके लिए काफी सिंपल क्वेरी है, विच इज दिस वन। यूनियन सेलेक्ट वन टू और थ्री के प्लेस पे क्या आएगा? ग्रुप कॉन्केट। अब देखिए, ग्रुप कॉन्केट की प्लेस पे क्या आएगा? यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम की यू आएगा, यूजर नेम। आपको एज इट इज लिखना है जो आपकी रिजल्ट में आया, यूजर नेम आया एज इट इज, तो एज इट इज यहाँ पे लिखना है। फिर आगे पासवर्ड, पासवर्ड भी आपको एज इट इज लिखना है। फोर फाइव फ्रॉम यूजर अकाउंट, आपकी टेबल का नेम आ जाएगा, टेबल का नेम क्या है? एडमिन है, हमारी टेबल का नेम एडमिन आ जाएगा, सिंपल। और देखिए इसका मतलब कि ये सेपरेटर है, मतलब कि मैं इसको रिमूव कर रही हूँ अभी के लिए। ओके, अभी सिंपल ये है, यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम एडमिन। तो अब आपको उसको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट हियर, विच इज यूनियन सेलेक्ट के प्लेस पे पेस्ट करना है। एंटर। अब देखिए आपको क्या मिला? यूजर नेम पासवर्ड में कुछ, आई थिंक कोई सिंटेक्स एरर हो गया है। 1 2 3 4। देखिए एडमिन का डेटा नहीं आ रहा इसमें, तो मैंने एडमिन का नहीं आ रहा तो यूजर्स का डेटा आएगा, तो टेबल का नेम चेंज कर देती मैं। एक वो टेबल थी ना यूजर्स, तो उसका डेटा फैच कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यूजर्स का डेटा आ गया, मतलब कि जो एडमिन टेबल है उसमें कोई डेटा है ही नहीं। जो
डेटा है वो यूजर्स की टेबल में या फिर और कोई टेबल में हो सकता है। मैंने बस एक लाइक अजम्पशन किया था यहाँ पे कि हो सकता है कि यूजर्स की टेबल में है, तो मैंने बस टेबल का नेम चेंज कर दिया। और देखिए यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड। अब आपको इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा यूजर नेम है कौन सा पासवर्ड है, राइट? क्योंकि कुछ भी सेपरेटर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये जो हमने सेपरेटर यूज किया था। अब ये होता है सेपरेटर, इसका मतलब होता है कॉलन। मतलब कि जो यूजर नेम होगा, लेट्स से यूजर नेम है आपका एडमिन, और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो कॉलन से क्या होगा, यूजर नेम सेपरेट हो जाएगा, जो पासवर्ड है वो भी सेपरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको आप इजीली देख पाएंगे कौन सा यूजर नेम और कौन सा पासवर्ड है, राइट? तो इसी को हम कहते हैं सेपरेटर। तो अब ये सेपरेटर एनकोडिंग फॉर्म में, मतलब कि एनकोडिंग फॉर्म में, इसलिए आपको यूआरएल में हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है एनकोडिंग की फॉर्म में। ओके, तो सिंपल है। अब इसको हम कॉपी कर सकते हैं जो एक्चुअल हमारी कमांड है, और देन पेस्ट करते हैं, एंटर। ओके, अब देखिए ये आ गया आपका यूजर नेम पासवर्ड। एडमिन को चेंज करके आपको यूजर लिखना है, क्योंकि एडमिन की टेबल में तो कुछ भी नहीं है, यूजर्स की टेबल में है। अब देखिए आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। यूजर नेम इतना है आपका, मतलब ईमेल एड्रेस है ये, और यहाँ पे कॉलन आपको दिख रहा होगा, और ये आपका पासवर्ड आ गया। तो ये आ गया आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये भी हैश की फॉर्म में, मतलब कि ऑफ कोर्स हैश की फॉर्म में तो होगा ही, क्योंकि डेटाबेस में जब आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं तो वो हैश की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये आपका यूजर नेम, इसको आप क्रैक कर सकते हैं। क्रैक के लिए आप मल्टीपल टूल्स का यूज कर सकते हैं। आप क्रैक के लिए हाइड्रा का यूज कर सकते हैं, हैशकैट का यूज कर सकते हैं, या फिर जॉन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन टूल्स होते हैं इसका यूज कर सकते हैं। तो क्रैकिंग हम अभी नहीं देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करिए और क्रैक करने का ट्राई करते हैं। देखते हैं क्रैक होता है या नहीं होता। नहीं होता कोई बात नहीं, वैसे काफी इजी हैश है, तो इसको आप क्रैक कर सकते हैं हाइड्रा की हेल्प से। सो एक वेबसाइट है क्रैक स्टेशन, यहाँ पर आप सारे जो पासवर्ड है वो क्रैक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, जो आपको पासवर्ड है उसको पेस्ट करना है। ओके, और आई एम नॉट रोबोट, वेरीफाई कर लीजिए, क्रैक हैश। क्योंकि हैश को आप क्रैक नहीं कर सकते, मतलब कि जो हैश है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, बस क्रैक कर सकते हो। मतलब कि इसकी प्रोसेस हम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ये। अब देखिए रिजल्ट में नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब कि क्रैक नहीं कर सकते हम इसको। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। अब आफ्टर ऑल आपके पास पूरा डेटाबेस है वेबसाइट का, तो पासवर्ड की क्या जरूरत है? मतलब कि आप पूरा डेटाबेस डंप कर सकते हैं एक पूरी वेबसाइट का, तो अब पासवर्ड की क्या ही जरूरत है? तो पासवर्ड काफी छोटी चीज होगी इस केस में। पर फिर भी क्रैक करना तो और भी टूल्स है उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यूजर नेम और पासवर्ड, और ये हो गया आपका पूरा मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। और इसमें से किसी को कुछ पूछना है? ओके, इसको आप एक बार रिव्यू करिए, मैं बस 5 मिनट्स में आती हूँ।
सो एक बार जो पूरी प्रोसेस है उसको सम अप करते हैं। ओके। सो क्या क्या किया हमने पहले, पहले फाइंड किया कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। तो वो कैसे फाइंड किया, कोटेशन पुट किया आपने। स्टेप नंबर वन, आपने कोटेशन पुट किया और ये चेक किया कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। तो अगर वेबसाइट वल्नरेबल होगी या तो वो आपको एरर मैसेज शो करेगी, या फिर आपको वो जो आपका कंटेंट होगा वेबसाइट का वो डिसअपियर हो जाएगा, या फिर वेबसाइट लोड होने में काफी टाइम लेगी। ये तो बेसिक है। एडवांस में और भी कुछ होता है। एडवांस में क्या होता है, एक होता है मतलब ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको पता ही नहीं लगता कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। मतलब कि वो आपको कंडीशन के बेसिस पे चलानी पड़ती है क्यूरीज। तो ये आपके टॉपिक से बाहर है। ओके। तो अभी हमने क्या किया, पुट किया कोटेशन ये चेक करने के लिए कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। सेकेंडली, आपने चेक किया कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो बेसिकली हमने यूज किया ऑर्डर बाय 5। तो अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आपको पता होगा ऑर्डर का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, हम कैसे चेक करेंगे। तो ये आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। ओके। सो इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, तो ये इजी है, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर बाय का मतलब क्या है कि वी आर चेकिंग कि हाउ मेनी कॉलम्स, लाइक कितने कॉलम्स है। तो 5 है, मतलब कि जो आपने 6 पुट किया तो 6 पे आपको एरर आ रहा था विच इज अननोन कॉलम 6। तो कितने कॉलम्स हो गए, 5 हो गए। अगर 7 पर एरर आए तो 6 कॉलम्स है। 8 पर एरर आए तो 7 कॉलम्स है। 11 पर एरर आए तो 10 कॉलम्स है, लाइक दिस। ओके। फिर स्टेप नंबर 3 पे आपने चेक किया कि कौन सा कॉलम इन 5 में से कौन सा कॉलम वल्नरेबल है। सो उसके लिए हमने यूज किया यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब होता है कि आप कंबाइन कर रहे हो डिफरेंट टेबल्स को एक साथ, बस यही मतलब होता है इसका। तो यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5। तो आपने चेक किया इसमें से कौन सा कॉलम वल्नरेबल है। तो जो भी इसमें वल्नरेबल होगा वो आपको आपके वेब पेज पे दिख जाएगा। हमें दिखा 3 5 2, ये तीनों कॉलम वल्नरेबल है। तो इन तीनों कॉलम में से किसी पे भी आप अटैक अप्लाई कर सकते हो। बस करना एक पर है, ऐसा नहीं कि आप तीनों पे कर रहे हो, एक पर ही करना है बस। ओके। 3 पर कर सकते हैं, 5 पर कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ओके। फिर आपने क्या देखा, फिर हमने फाइंड किया कि नंबर ऑफ टेबल्स के नेम क्या है। टेबल्स के नेम के लिए हमने ये यूज किया यूनियन सिलेक्ट 1 2 एज इट इज लिखा। 3 की प्लेस में मैंने 3 पर अप्लाई किया है जो अटैक है। ग्रुप कॉन्कैट टेबल नेम फैशिंग के लिए 4 5 फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके। विच इज टेबल के जो नेम है वो फैच होंगे। टेबल के नेम फैच होने के बाद आपको कॉलम्स के नेम फैच करने हैं। कॉलम्स के नेम फैच होंगे। फिर उसके बाद अ, जो एक्चुअल डेटा है वो फैच हुई। क्योंकि हमारी हायरार्की क्या है, पहले डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होती है। ओके, लेट्स से ये आपकी टेबल हो गई पूरी। टेबल्स के अंदर क्या होता है, आपके कॉलम्स और रोज होती हैं। सो वी ओनली काउंट्स कॉलम। कॉलम इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कॉलम्स लाइक एक की होती है आपकी वैल्यू की। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम्स है। आईडी हो गया एक, यूजर नेम हो गया, और पास हो गया पासवर्ड। ओके, ये कॉलम्स हो गए और इसे हम कहते हैं रोज। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज होती है। आईडी नंबर 1 2 3। एडमिन हो गया, यूजर नेम, रूट हो गया, और लेट्स से कोई और हो गया, टूर हो गया, एडमिन का पासवर्ड 1 2 3 4 5, रूट का पासवर्ड रूट, इसका पासवर्ड टूट, लाइक दिस। तो ये आपके कॉलम्स हो गए। तो कॉलम्स कौन से हैं? ये टेबल हो गई, टेबल का नेम लेट्स से हो गया आपके यूजर्स। होती है ना टेबल्स लाइक एम्प्लॉय टेबल, स्टूडेंट की टेबल्स, एज की टेबल्स, एक्सेट्रा। फिर टेबल्स के बाद टेबल का नेम फाइंड करने के बाद हमें मिला एडमिन। एडमिन के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला विच इज कॉलम नेम, विच इज यूजर नेम और पासवर्ड। ये कॉलम नेम और आईडी भी मिला था। बट हम किस में इंटरेस्टेड है, बस यूजर नेम और पासवर्ड में। ओके, तो ये कॉलम की नेम आ गया। कॉलम के अंदर होंगे आपके एक्चुअल डेटा विच इज एडमिन, ये सारे डेटा होंगे। तो ये जितने भी डेटा, जितने भी रोज होंगी वो एक साथ फैच होंगी। ओके। तो अभी हमारी जो टेबल है उसमें बस एक ही रो थी, इसलिए वो एक ही रो आई है। अगर और भी रो होती तो और भी आ जाती। इसमें कितनी रो है, 3 रो है, 1 2 3। 3 कॉलम्स है, 3 रोज है। तो अगर जितनी भी रोज होंगी वो सारी फैच हो जाएंगी। ओके। और बेसिकली ये कॉलम्स है एडमिन। तो ये यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। okay, तो यूजर नेम, और ये सेपरेटर है विच इज एडमिन कॉलन पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो सकता है। ओके। तो ये हम सेपरेटर की तरह ये यूज कर रहे हैं, ये साइन 0x3 है। ये क्या है, ये एनकोडेड है। कौन सा एनकोड, यूआरएल एनकोडेड है।
एंड देन ये पासवर्ड 4 5 एज इट इज आके फ्रॉम टेबल का नेम। अब जो एडमिन का टेबल का नेम जब हमने फेच किया तो ये वर्क नहीं कर रहा था, मतलब कि एडमिन के टेबल में कुछ भी नहीं था, नो डेटा, बस टेबल बनी रखी थी, कोई डेटा नहीं था उसमें। तो हमने क्या किया, हमने हमने क्या किया, यूजर्स की टेबल में से डेटा फेच कर लिया। ओके, तो एडमिन की प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, यूजर्स, या फिर कोई भी टेबल का नेम जिसमें आपको डेटा फेच करना है। ये टेबल पेमेंट की टेबल्स हो सकती है, पेमेंट टेबल हो सकती है, एड्रेस की टेबल हो सकती है, फोन नंबर की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो आप फेच कर सकते हैं। तो कॉलम के नेम आपको इधर आ जाएगा, टेबल का नेम इधर आ जाएगा। कॉलम फाइंड करने के लिए ये आ जाएगा और ये आ गया आपकी टेबल का नेम। तो ये फ्रॉम एडमिन, ये कोटेशन के अंदर ही रहेगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ओके, ये कमेंट्स हो गए। तो कमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको एसक्यूएल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, सो बस यही था इसमें एसक्यूएल मैनुअल इंजेक्शन। और आपके पास एक को लेव है, मतलब हमारे पास, लेट मी शो यू दैट लेव। तो वो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो आई गेस उसमें इशू है, विच इज इसमें एसक्यूएल की, यही हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एसक्यूएल का पूरा मॉड्यूल। इसमें क्या था, एसक्यूएल मैनुअल इंजेक्शन वो आपने अप्लाई कर लिया है, ऑटोमेशन आपने अप्लाई कर लिया है, और जैप के थ्रू एसक्यूएल कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आता ही है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है एसक्यूएल का मॉड्यूल। तो इसमें कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी लाइक, अगर आपको पूछना है एसक्यूएल। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये सपोज कोई भी वेबसाइट अपन चेक कर रहा है, वेब सर्वर है कोई, उसके आगे एक फायरवॉल है। हम्म, तो ये जो सारी प्रोसेस हमने किया अभी मैनुअल इंजेक्शन में, तो हम्म। इसका लॉग वगैरह जनरेट होगा? हाँ जी, हाँ जी, सब जनरेट होगा। इवन सर्वर पे भी होगा, फायरवॉल होगी तो फायरवॉल पे भी होगा, सब पे होगा। लॉग्स तो हर चीज के जनरेट होंगे, इवन आप एक सिंगल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी लॉग जनरेट होगा। ओके, इवन आपको मतलब लॉग्स में सब कुछ दिखेगा क्लियरली कि किसी ने कौन सी क्यूरी रन करी है। और लेट्स से कोई फायरवॉल है, और फायरवॉल का क्या काम है, प्रोटेक्ट करना। तो लेट्स से कोई फायरवॉल है, तो लेट्स से आपका ये सिस्टम, ये सर्वर है जिसपे आपकी वेबसाइट होस्टेड है, यहाँ पे कोई फायरवॉल है। अब जो आप क्यूरी बना रहे हो वो सामने से आ रही है, और लेट्स से फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है क्यूरीज को। तो आप इसको बाईपास कैसे करेंगे फायरवॉल को। अब जो क्यूरी सामने लिखी है, ये सारी जो भी क्यूरी सामने बनाई है, इनको एनकोड कर सकते हो आप फायरवॉल को बाईपास करने के लिए। तो जब आप एनकोड करेंगे, एनकोड एक जो एनकोडेड क्यूरी होगी वो भी जाएगी, अब वो लेट से बाईपास कर गई फायरवॉल को, तो उसके भी लॉक्स बनेंगे। लाइक जो एनकोडेड क्यूरी होगी वो आप डिकोड कर लीजिएगा अगर आप लॉक्स को रीड कर रहे हैं। अगर एनकोडेड नहीं है क्यूरी तो कोई बात नहीं, तो आपको एज इट इज सारी क्यूरीज क्लियर टेस्ट में दिखेंगे कि कौन क्या क्या फेच कर रहा है, कौन सा क्या का कौन सा डेटा फेच कर रहा है। तो लॉक्स सबके बनेंगे आपके। ये एनकोड कैसे करता है मैडम? सो एनकोडिंग के लिए आप डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हो। एक हमारे पास एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन का नाम है ये फायरफॉक्स के लिए बस, उसका नेम है हैक बार। ये एक्सटेंशन है, इसके थ्रू आप एनकोड कर सकते हो। ओके, एनकोडिंग करना लाइक काफी इजी है। आप एक बार नहीं 2 3 बार एनकोड कर सकते हो बाईपास करने के लिए। तो एनकोडिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा एनकोडिंग। बट हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप एनकोडिंग इजी है। आपको एनकोडिंग का टूल यूज कर सकते हो, हैकबार ये एक्सटेंशन है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो क्यूरीज को एनकोड कर देगा सर्वर पे भेजने से पहले। तो ये हैकबार फायरफॉक्स के लिए था पहले, सॉरी उसके लिए क्रोम के लिए था पहले, और क्रोम ने इसको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि क्रोम को लगता है ये मैलिशियस है, वैसे मैलिशियस है नहीं। तो आप इसको फायरफॉक्स में ऐड कर सकते हैं एक्सटेंशन को। उसमें आपको एनकोड का ऑप्शन लिखे मिलेगा, लाइक आप जो भी क्यूरी लिखेंगे उसमें एनकोड का ऑप्शन होगा, एनकोड कर दीजिए। एक नहीं 2 बार, दो नहीं 3 बार, 4 5 एनकोड कर दीजिए, 4 5 बार। और जो फायरवॉल होगी वो अगर इतनी पावरफुल नहीं होगी तो जो आपकी क्यूरी होगी उसको वाईपास कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर आता है विच इज फायरवॉल का। लेट्स से कोई वेबसाइट है, आप उस पर चेकिंग करें वो वल्नरेबल है। आपको कैसे पता लगा वल्नरेबल है, आपने सिंपल कोटेशन पुट किया या फिर कुछ भी आपने ट्रिगर किया, ट्रिगर करने से आपको पता लगा कि वेबसाइट वल्नरेबल है।
अब लेट्स से कोई फायरवॉल है यहाँ पर, फायरवॉल आपके जो वेबसाइट है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब देखिए ये सबसे बेकार तरीका है आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने का। आपने वेबसाइट तो सिक्योर करी नहीं, फायरवॉल और लगा दी ऊपर से। इससे पता है क्या होगा, फायरवॉल तो कॉम्प्रोमाइज होगी और वेबसाइट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेट्स से कि कोई अटैकर है, अटैकर को पता लगा कि जो आपकी वेबसाइट है वो वल्नरेबल है, तो उसने क्या किया, क्यूरी भेजी। अब जो क्यूरी है, उसने ऐसी क्यूरी भेजी प्लेन टेस्ट पे। ओके, प्लेन टेस्ट में क्यूरी भेजी। अब ये तो फायरवॉल ब्लॉक करेगी, फायरवॉल का काम ही यही है। आपने इतने पैसे खर्च करके फायरवॉल लगाई और ये सब ब्लॉक हो गया आपकी क्यूरीज। अब क्या हुआ, अटैकर ने इसको क्यूरीज को एनकोड किया। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप कोई फायरवॉल है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि फायरवॉल है और फायरवॉल आपकी क्यूरीज को ब्लॉक कर रही है। पहली बात तो पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि वेबसाइट वल्नरेबल है। कैसे, कोटेशन पुट किया तो आपको पता चला कि वेबसाइट वल्नरेबल है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको ये ऑप्शन आएगा मॉड सिक्योरिटी का। लेट्स से आपने कोटेशन पुट किया, आपको एरर आ गया, एरर से ये पता चला कि वेबसाइट वल्नरेबल है। सेकंड, आपने क्यूरी सेंड करना स्टार्ट किया, ऑर्डर बाय, यूनियन सेलेक्ट, ये सारी क्यूरी हमने भेजना स्टार्ट किया। तब जब आपने क्यूरी सेंड करी तो वेब पेज पे एक और एरर आया विच इज मॉड सिक्योरिटी। मॉड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई फायरवॉल है, बट देखिए वेबसाइट अभी भी वल्नरेबल है, वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं हुए, बट फायरवॉल यहाँ पे लगा दी है। इसका मतलब कि फायरवॉल है और वेबसाइट फिर भी वल्नरेबल है। इससे पता है क्या हुआ कि अटैकर को क्या लगेगा कि आपने वेबसाइट तो सिक्योर करी नहीं और फायरवॉल और अप्लाई कर रखी है वहां पर, मतलब कि उसको ये भी पता चल जाएगा किसी फायरवॉल का वहां पर प्रेजेंस है। ओके, मतलब कि कोई फायरवॉल है जो आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर रही है। अब अटैकर को और ज्यादा वो मिल गई इंफॉर्मेशन, अब वो क्या करेगा, आपकी जो क्यूरीज है उसको एनकोड करेगा। ओके, एनकोड करने के बाद फायरवॉल को बाईपास करेगा और आपकी वेबसाइट को हैक कर लेगा। तो फायरवॉल इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को ही सिक्योर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा अटैक है एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर वेबसाइट वल्नरेबल होगी तो अटैक हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। राइट। तो फर्स्ट प्लेस में फायरवॉल से अच्छा क्या है, अब वेबसाइट को ही सिक्योर रखिए। वेबसाइट को कैसे सिक्योर रखेंगे, सिक्योर कोडिंग का यूज करिए, अच्छे अच्छे डेवलपर्स को हायर करिए, सिक्योर कोडिंग का यूज करिए और कोडिंग की सिक्योरिटी टेस्टिंग करिए, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करते रहिए। और सिक्योर लाइक वो भी होता है, कोडिंग की टेस्टिंग भी होती है, वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसा आप सिक्योर कर सकते हैं वेबसाइट को। और जो आप लेट से ये है, सिक्योरिटी का पॉइंट का मतलब है लेट से ऑर्डर वाई है, तो ये जो ऑर्डर क्लॉज है, ये फाइव, ये जो ये है साइन हाइफन हाइफन, इन सबको ब्लॉक कर दीजिए, फिल्टर अप्लाई करिए। तो ये सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द वेबसाइट। फायरवॉल तो अप्लाई कर लीजिए, वो अच्छी बात है, वो डबल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। बट फर्स्ट केस में अपनी वेबसाइट सिक्योर रखिए, तभी तो फायरवॉल किसी काम की है। वेबसाइट अभी भी सिक्योर लाइक वल्नरेबल पड़ी हुई है और फायरवॉल अप्लाई कर रहे हैं कंपनी वाले। तो ऐसी मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हुई है, फायरवॉल लगी हुई है बहुत अच्छी सी और उसमें आ रहा है मॉड सिक्योरिटी, और वेबसाइट अभी भी बेचारी वल्नरेबल है, वेबसाइट पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पता नहीं क्या कौन करता है ये सब, मतलब कि फायरवॉल अप्लाई कर रही है, वेबसाइट वल्नरेबल है, वेबसाइट में 10 वल्नरेबिलिटी दिख रही है आराम से, बट फिर भी फायरवॉल लगाएंगे। फायरवॉल बाईपास हो जाती है, इनको ये समझना होगा। ओके, तो अपनी भी कंपनीज में आप ये सब लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए कि जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके उसको पूरा ही प्रोटेक्ट करिए। लाइक वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर आपको थ्रेट है किसी बग का या फिर किसी अटैकर का, किसी का भी, तो वेबसाइट को सिक्योर करिए। फिर आप फायरवॉल अप्लाई करते रहिए डिफेंस के लिए। जितनी आप सिक्योरिटी की लेयर्स अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा, सीरियल बाई सीरियल। तो फायरवॉल इज लाइक सेकंड ऑप्शन। हाँ, बट लॉक्स सबके बनेंगे, तो अगर आपको चेक करना है, बट लॉक्स का तो वही है ना, जब अटैक हो जाएगा सारा काम हो जाएगा फिर लॉक्स आप चेक कर रहे हो, तो वो डिफरेंट है फिर। राइट, क्योंकि वी कैन से दैट प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन में ही आप वेबसाइट पूरा सिक्योर रखिए, तब जाके फिर क्योर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ओके, इतना क्लियर है। यस मैडम। ओके, सो ये जो स्टेप्स है वो मैं शेयर कर दूँ, और कल की फाइल भी, और सेशन आप कल का भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है, लाइक डिटेल्स वगैरह क्या होता है। ओके, लाइक मेन पॉइंट हाँ। ये है कि आप कुछ भी हैक कर रहे हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो चीज वर्क कैसे कर रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप उसको आराम से हैक कर सकते हैं, या फिर उसमें जो बग है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि अगर लेट्स से डेटाबेस है, डेटाबेस कैसे वर्क कर रहा है,
या फिर एसक्यूएल कैसे वर्क करे, क्यूरी क्या जनरेट होती है। अगर यही नहीं पता तो हम अटैक कैसे करेंगे, और अगर अटैक करना नहीं आएगा तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए बस, कि जो लेट्स से आप विंडोज को हैक कर रहे हो, विंडोज 11 में आप बग फाइंड कर रहे हो, तो विंडोज 11 में बग फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि विंडोज कैसे वर्क करती है, विंडोज का आर्किटेक्चर, विंडोज की रजिस्ट्रीज। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि लेट्स से आपका कोई स्पेसिफिक डोमेन है, आपका लेट्स से आईओटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईओटी है, ये जो डोमेन है वो कैसे वर्क करता है, इसके डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। अगर आपका डोमेन नेटवर्किंग है तो आपको नेटवर्किंग की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेजेस की, उसकी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो आपको चूज करना पड़ेगा अपना स्पेसिफिक डोमेन, कि आफ्टर ऑल, लाइक एंड ऑफ द डे आपको करना है, लाइक किसको सिक्योर करना है आफ्टर ऑल। बिकॉज सिक्योरिटी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास सिक्योर करने के लिए। ओके, और अगर बहुत सारी चीजें सिक्योर करने की, तो सबसे अच्छा है कि आप सॉक चूज कर सकते हैं, SIEM की टूल्स चूज कर सकते हैं, या फिर ब्लू टीमिंग चूज कर सकते हैं, जो डिफेंसिव मोड होता है उसको चूज कर सकते हैं। उसमें लाइक कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी कवर हो जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं कि सिंपल सॉक से ही काम चल जाएगा, आपको और अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा उस लेवल के लिए। ओके, सो तो हम कल कंटिन्यू करते हैं, तो कल हम सोशल इंजीनियरिंग से कंटिन्यू करेंगे। मैडम। लाइक सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है हाँ जी। मैडम, अपनी बात हुई थी वो एपीआई के बारे में। हाँ, उसकी मैंने एक मेरे पास वीडियो है, तो मैं वो आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो हाँ। उसमें सारे स्टेप दे रखे हैं, कि पहले तो बेसिकली आपको अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा इस ऐप के लिए, क्योंकि इस ऐप को हाँ। आप रन नहीं कर सकते ना अपने एंड्रॉयड में। अगर तो एंड्रॉयड है तो, अगर आपको एंड्रॉयड की करनी है तो हाँ। वो स्पेसिफिकली एंड्रॉयड की थी, iOS की मैंने देखा नहीं अभी, क्योंकि डिफरेंट है एंड्रॉयड iOS। तो एंड्रॉयड के लिए आपको पहले एंड्रॉयड स्टूडियो अपने सिस्टम में, जो काली है, उसमें हाँ। डाउनलोड करना पड़ेगा, JDK डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर एंड्रॉयड का एक सिमुलेशन सेटअप करना पड़ेगा। तब जाकर आप जो API टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो तो मैं नहीं बता सकती, लाइक काफी लंबी प्रोसेस है वो। तो हाँ। आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें सारे स्टेप्स है, कि लाइक सेटअप कैसे करते हैं और स्कैनिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर आप फर्दर उसको कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, तो वो आप स्पेसिफिक जा सकते हैं, क्योंकि वो भी डिफरेंट डोमेन है, मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो उसकी वीडियो में आपको, उसका URL वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ठीक। ओके, सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं। जी। थैंक यू।